हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में स्टडी किया था, राइट। और हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी से हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT बोलेंगे इसे। तो मैं आपको बता दूं कि VBT में हमने क्या किया था। वैलेंस बॉन्ड थियरी में मैंने ये माना था कि लिगेंड होंगे और लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। बिकॉज लिगेंड्स लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल को। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम ये मानते हैं कि लिगेंड्स ऐसे पॉइंट चार्ज होते हैं, राइट। और सेंट्रल मेटल भी, लेट्स से इसके पास मेटल होगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे सेंट्रल मेटल के पास, एंड साथ में न्यूक्लियस है तो प्रोटॉन भी होंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स एंड मेटल में जो इंटरेक्शन होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। फिर से यहाँ पे लोन पेयर शेयर कर रहा था, मींस यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू CFT लिगेंड्स एंड मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पे लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज मानते हैं, क्लियर है। और ये जैसे ही पॉइंट चार्ज या फिर लिगेंड मेटल के पास में आएगा, मान लिया मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, तो ये जैसे ही पॉइंट चार्ज मेटल के पास में आएंगे, बहुत सारे मान लेते हैं लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेंगे, तो लिगेंड्स मींस पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, इनमें रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन से क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल का d ऑर्बिटल है, स्टार्टिंग में d ऑर्बिटल वैसे 5 होते हैं, 5 d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है, मींस dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये 5 d ऑर्बिटल होते हैं। इन 5 d ऑर्बिटल का स्टार्टिंग में अगर आपके पास फ्री मेटल है, मतलब मेटल है लिगेंड्स से अटैच नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 5d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है। और ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम होता है इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। मींस स्टार्टिंग में सेंट्रल मेटल के पास 5d ऑर्बिटल होंगे, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब है इनका एनर्जी सेम होगा, क्लियर है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के पास में आएंगे, तो अब क्या होगा, लिगेंड्स मींस चार्ज है, लेट्स से नेगेटिवली चार्ज है अगर, तो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण क्या होता है, अभी जो 5d ऑर्बिटल है सब पे इक्वल रिपल्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हम जानेंगे थोड़ी देर में। तो अगर सब पे इक्वल रिपल्शन नहीं होगा, इट मीन्स कुछ d ऑर्बिटल पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, कुछ d ऑर्बिटल पे बहुत कम रिपल्शन होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा जिस पे, उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जिस पे बहुत कम रिपल्शन लगेगा उसका एनर्जी इंक्रीज तो होगा, बिकॉज रिपल्शन लग रहा है तो एनर्जी इंक्रीज तो होगा, लेकिन कम एनर्जी इंक्रीज होगा। तो अब क्या होगा, ये d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, मींस अब ये 5d ऑर्बिटल का एनर्जी सेम नहीं रहेगा, अब ये d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आई होप इतना क्लियर होगा। ये क्यों स्प्लिट हो रहा है, बिकॉज इन 5d ऑर्बिटल पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि ये मैग्नीट्यूड सेम क्यों नहीं होता है, तो फिर ये समझेंगे हम इस चैप्टर में और इस टॉपिक में से। तो CFT स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो भी मैंने अभी बोला। लिखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि लिखिए इसमें कि अकॉर्डिंग टू CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थियरी, अकॉर्डिंग टू CFT interaction between ligand and metal is interaction between ligands and metal is
interaction between ligands and metal is electrostatic in nature. Interaction between ligands and metal is electrostatic in nature. हो गया. फिर आगे कंटिन्यू करें कि here ligands are considered as point charge. Here ligands are considered as point charge. Here ligands are considered as point charge, and when ligands approaches central atom, then there is repulsion between negatively charged ligands and electron of central metal. There is repulsion between negatively charged ligands and electron of central metal. क्लियर है क्या? तो आगे इसमें कंटिन्यू करिए कि ड्यू टू दिस रिपल्शन d orbital splits. Due to this repulsion d orbital splits and degeneracy of d orbital is lost, and this is called crystal field splitting. क्लियर है? तो अपना मेन जो डाउट आ रहा होगा कि ये डी ऑर्बिटल ये स्प्लिट कैसे होता है, स्प्लिट क्यों होता है, अब ये देखते हैं. आपको स्प्लिटिंग पढ़ने से पहले एक चीज समझ में आना चाहिए, जितने भी डी ऑर्बिटल हैं सबका शेप आपको याद होना चाहिए. चलिए मैं आपको एक बार शेप फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है, y है, तो dxy ऑर्बिटल ऐसा होता है. आई होप आपको 3D में ये समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए बेसिकली कि dxy ऑर्बिटल 3D में कैसा होता है. वैसे अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है dxy x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये एक्सिस के लॉन्ग ऑर्बिटल के लूप नहीं रहेंगे, ये एक्सिस के मिडल में रहेंगे. सो इन दोनों एक्सिस के मिडल से पास होगा लूप. पता है आपको ये? वैसे अगर डी वाई जेड की बात करें तो डी वाई जेड ये कुछ ऐसा दिखेगा. डी एक्स जेड, अगर ये x है और ये z है तो डी एक्स जेड कुछ ऐसा दिखेगा. ये तो तीन हो गए, डी एक्स बाई डी वाई जेड डी एक्स जेड. सिमिलरली अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूं तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा. ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग लूप ओरिएंटेड होंगे. डी जेड स्क्वायर ये अगर जेड एक्सिस है तो डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा. राइट? तो ये 5d ऑर्बिटल है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे d ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल में से जो dxy, dyz और dxz है इनके लोब्स
एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन अगर dx² y² एंड dz², अगर आप इनके लोब्स देखेंगे तो ये एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होंगे। क्लियर है? मीन्स मैं यहाँ पे d ऑर्बिटल को, अगर ये मेरे पास d ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल को मैं दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक ऐसे सेट ऑफ ऑर्बिटल होंगे जो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होंगे, तो इनको बोलते हैं एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल। एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल। एंड यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है, तो इन्हें बोलेंगे नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल। क्लियर है? तो एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल में कौन कौन से हो जाएंगे? आपको अगर 5d ऑर्बिटल में देखेंगे तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा dx² y² एंड dz²। क्लियर है? नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल में कौन कौन से होंगे? तो नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल मींस जिसका लोब एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है, तो फिर ये कौन कौन से हो जाएंगे? dxy, dyz एंड dxz। ये एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल। और इनका एक निकनेम और है, इसको बहुत जगह पे आपको इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल भी बोलते हैं। इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। एंड नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल को बोलते हैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। इजी T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। तो ये हो गया इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। मतलब आपके माइंड में अब समझ आना चाहिए कि डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो जिनका लोब एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है। कौन कौन से हैं? तो dx² y² एंड dz²। 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका लोब एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड नहीं है। कौन कौन से हैं? तो dxy, dxz एंड dyz। याद रहेगा ये? तो चलिए जल्दी से पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये ऑर्बिटल फिर से बोल रहा हूँ, अगर डी ऑर्बिटल 3D में कैसे दिखते हैं, अगर आपको ये फील आ गया तो पूरा CFT बहुत इजी होगा आपके लिए। तो ये हम पहले ऑर्बिटल का डायग्राम 3D में फील करें, ठीक ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचते हैं स्प्लिटिंग कैसे होता है, ठीक? तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होता होगा ये सीखते हैं अपन। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड आपको शायद फील आ रहा होगा। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कैसे दिखते हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेटल होगा, 6 लिगेंड होंगे। लिगेंड्स यहाँ पे ऐसे 6 रहेंगे, ये स्क्वायर बन गया, राइट? एक ऊपर से और एक नीचे से। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आई होप क्लियर आपको। यार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए अपन क्या फील करते हैं, देखो आपको इमेजिन कैसे करना है 3D में। आप कुछ ऐसे क्यूब सोचो कि आपके पास एक क्यूब है। चलो मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। और कुछ ऐसा लेता हूँ।
क्यूब दिख रहा होगा, राइट। और चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा ये सेंटर है और ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला मान लेते हैं कि चलिए वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है, मतलब ये सेंटर है, क्लियर है। तो ये सेंटर है, सेंटर में मैंने एक क्यूब का एक कॉर्नर रखा है और एक्स एक्सिस के अलोंग एक एज है, वाई एक्सिस के अलोंग एक एज है और जेड एक्सिस के अलोंग एक एज है क्यूब का, राइट। आपको क्या मानना है कि सेंटर पे देखिए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, फिर से मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे अगर आप सोचोगे फिर बहुत इजी रहेगा इमेजिन करना, ठीक ना। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ जस्ट आप स्टेप वाइज सोचते जाओ, आप खुद से बता सकते हो स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है, राइट। आपको क्या मानना है, एजम्पशन ये है कि सेंटर पे सेंट्रल मेटल है, जो सेंटर था यहाँ पे सेंट्रल मेटल है और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए कितने लिगेंड्स होने चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 6 लिगेंड्स होने चाहिए तभी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनेगा, क्लियर है। आपको क्या मानना है कि जो 6 लिगेंड्स आ रहे हैं ये 6 एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। 6 एक्सिस मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव जेड एक्सिस। बात समझ में आया क्या, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, नेगेटिव में, वाई एक्सिस पॉजिटिव में, नेगेटिव में, जेड एक्सिस पॉजिटिव में, नेगेटिव में। यहां से आपको 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। फिर से अगर मान लो इमेजिन करो कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्स और वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस से एक लिगेंड आ रहा होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से आ रहा होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, नेगेटिव वाई एक्सिस से, एक ऊपर से आ रहा होगा, एक नीचे से आ रहा होगा। ये पॉइंट समझ में आएगा। अब इमेजिन करो कि सेंटर पे मेटल है और 6 एक्सिस से प्लस एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस, अगर 6 एक्सिस से 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे फिर क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बन सकता है। ऑक्टाहेड्रल में यही होता है, यहाँ से देखोगे आप 6 लिगेंड्स को अप्रोच करना है। आई होप आपको एजम्पशन समझ में आया होगा। तो चलिए सबसे पहले आप ये एजम्पशन लिखें। मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से अगर आप ये ध्यान रखोगे फिर सोचना बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक। तो चलिए इसमें पहले आप चाहो तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। पहले तो आप ये लिखो है लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, पहले आप ये ड्रॉ कर लो फिर एजम्पशन लिखते हैं। लिखिए इसमें कि एजम्पशन लिखिए इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड central metal is considered at one corner of cube. Central metal is considered at one corner of cube and 6 ligands are approaching from all the axes and 6 ligands are approaching from all the axes. All the axes means कितने, मतलब प्लस x axis माइनस x axis प्लस y axis माइनस y axis प्लस z axis माइनस z axis, इनसे 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। इतना समझ में आया। अब चलिए स्प्लिटिंग कैसे हो रहा होगा ये समझने का ट्राई करते हैं। अब समझे थोड़ा सा, अगर लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे थे, मीन सभी लिगेंड्स नहीं है, सिर्फ सेंट्रल मेटल है, तो अगर सिर्फ सेंट्रल मेटल होता
तो इसके पास 5d ऑर्बिटल dxy dyz dxz dx2 y2 dz2, इन 5 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहता। तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल in absence of ligands, ये होता राइट। अब इमेजिन करो यार कि आपके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं और इन सबका एनर्जी सेम है, राइट। अब क्या होता, अब ऐसे इमेजिन करो सेंट्रल मेटल है, ठीक, तो यहाँ देखो सेंट्रल मेटल है और सेंट्रल मेटल से चारों साइड से, मतलब चारों से, मतलब सेंट्रल मेटल के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है और चारों साइड से लिगेंड आते, अगर सिमेट्रिकल वे में लिगेंड्स आते, मतलब हर डायरेक्शन से, मतलब सिर्फ प्लस एक्स माइनस एक्स नहीं, मतलब एक्स है इधर, मतलब प्लस एक्स है और ये प्लस एक्स है प्लस वाई है, ये एक्स और वाई एक्स है, यहाँ से भी लिगेंड्स आ रहा है, यहाँ से भी 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 आ रहा है, मीन्स सारी डायरेक्शन से आता। मान लीजिए सेंट्रल मेटल है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन करो कि ये सेंट्रल मेटल है और स्फेरिकल वे में सारी डायरेक्शन से लिगेंड्स आते। तो अगर सारी डायरेक्शन से लिगेंड्स आते फिर क्या होता, जितने भी डी ऑर्बिटल हैं अगर सारे डायरेक्शन से, फिर से बोल रहा हूँ डायरेक्शन, जब आपको ये नहीं समझना है कि सिर्फ 6 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, सिर्फ ये नहीं, ये तो एक्स वाई है ही, इधर से भी इधर से भी इधर से भी सारी डायरेक्शन से अगर लिगेंड्स आते तो क्या होता, सारे ऑर्बिटल पे रिपल्शन लगता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर सारे ऑर्बिटल पे रिपल्शन लगता तो सारे ऑर्बिटल का, जितने भी ऑर्बिटल हैं इन सबका एनर्जी इंक्रीज हो जाता। क्लियर है, मीन्स इन सबका एनर्जी इंक्रीज हो जाता। आई होप इसमें किसी डाउट नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, ये जो लिगेंड्स आ रहे हैं ये एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। अब सोचो, मीन्स प्लस एक्स एक्सिस है, लेट्स से एक्स एक्सिस के अलोंग लिगेंड आ रहा है, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग लिगेंड आ रहा है। यहाँ पे मेटल है, मेटल के पास लेट्स से डी ऑर्बिटल 5 है, तो वो डी ऑर्बिटल जिसका लोब एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स आ रहे होंगे तो वैसे डी ऑर्बिटल जिनका लोब एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा, अगर एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस करेंगे, मीन्स लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्बिटल होंगे जो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है, मतलब वो ना ही एक्स एक्सिस ना ही वाई एक्सिस, कुछ ऐसे ओरिएंटेड होंगे। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके, ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है। तो ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है, मान लो मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल ले लिया, आप देखेंगे लिगेंड्स तो यहाँ से आ रहा है, तो लिगेंड्स एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब वन लाइन में बोलूँ तो अगर लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो वैसे ऑर्बिटल जो एक्सियल हैं, आपको एक्सियल नॉन एक्सियल पता है, जो एक्सियल ऑर्बिटल होंगे उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा लिगेंड से। लेकिन वैसे ऑर्बिटल जो नॉन एक्सियल हैं, सिंस उनका डिस्टेंस लिगेंड से ज़्यादा है तो इन पे रिपल्शन लगेगा लेकिन रिलेटिवली कम लगेगा। ये पॉइंट समझ में आया? तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो 5 डिसेंट्रेट ऑर्बिटल थे, अब जैसे ही लिगेंड आएगा, अब जो लिगेंड्स आने वाले हैं ये सिर्फ एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। तो वैसे ऑर्बिटल जो एक्सिस के अलोंग हैं उन पे रिपल्शन ज़्यादा होगा
उन पे रिपल्शन ज़्यादा होगा तो रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होता है। तो अगर इनका एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो एक्सिस के लॉन्ग होंगे, एक्सिस के लॉन्ग कौन कौन से होते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा फेस करेंगे ये वाले ऑर्बिटल, तो रिपल्शन ज़्यादा फेस करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये नॉन एक्सियल है, इन पे भी रिपल्शन लगेगा लेकिन रिलेटिवली कम लगेगा। तो 3 ऑर्बिटल पे भी रिपल्शन लगेगा लेकिन रिलेटिवली कम लगेगा, इसलिए इनका एनर्जी इंक्रीज तो होगा लेकिन इनके रिस्पेक्ट में कम इंक्रीज होगा। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इनका भी एनर्जी इंक्रीज होगा लेकिन रिलेटिवली कम इंक्रीज होगा। अब आप देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में 6 लिगेंड्स आएंगे, तो जो सेंट्रल मेटल है इसका डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। इसी स्प्लिटिंग को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? और ये जो डिफरेंस है इसको बोलते, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओ से। डेल्टा मतलब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं इसे। वैसे जैसे अपन बोल सकते हैं डेल्टा ओ इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये डेल्टा का मतलब हो गया, डेल्टा ओ मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, इन ऑक्टाहेड्रल। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। और चलिए अगर मैं देखो इसका एनर्जी भी है, ये भी एनर्जी है, इन 5 ऑर्बिटल का जो एवरेज एनर्जी होगा आप बता सकते हो कहाँ पे आने वाला होगा एवरेज एनर्जी? जस्ट इमेजिन करो एवरेज एनर्जी आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मान लो कि एक का एनर्जी 100 है, दूसरे का भी 100 है, तीसरे का भी 100 है, और 2 हैं जिनका एनर्जी 200 जूल है। इन सबका एवरेज एनर्जी कितना होगा? 400 प्लस 300 कितना है आने वाला है? 700/5, मतलब कितना? 700/5 कितना होगा? मतलब मान लीजिए 1 मिडल में आएगा या फिर मिडल से नीचे होगा इनका एवरेज एनर्जी, आएगा मिडल से ऊपर होगा एवरेज एनर्जी। सोचिए थोड़ा यार, अगर मैं इनका एवरेज मान लो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, अगर ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है, तो 2 एटम है जिनका एनर्जी 200 है, 3 एटम है जिनका एनर्जी 100 है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? इनका एवरेज 400 प्लस 300 700/5 कितना हो जाएगा? 140, मतलब 150 से कम, मतलब मिडल से कम होगा, मतलब 140 आने वाला है। इट मीन्स अगर मैं इनका एवरेज एनर्जी लूंगा तो मिडल में नहीं आएगा, मिडल से थोड़ा सा नीचे होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट, तो ये एवरेज एनर्जी हो गया, और इस एवरेज एनर्जी को बोलते हैं वैसे बैरियर सेंटर। ये देख रहे हो, ये जो डिफरेंस दिख रहा होगा, ये 40 है, ये कितना है? तो 60 है, राइट। एंड टोटल डिफरेंस इंक्रीज 100 था। आप कुछ वैसे ही अगर निकालना चाहें तो ये जो बैरियर सेंटर है ये एवरेज एनर्जी है, टोटल डिफरेंस डेल्टा वो है। अब बस तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 3/5 डेल्टा ओ। ये अपन इसको एक बैरियर सेंटर मानते हैं, तो इसको बोलेंगे -2/5 डेल्टा ओ। मतलब ये माइनस, मतलब मैं इसलिए ले रहा हूँ एनर्जी बिकॉज ये मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ। इससे ये 2/5 यूनिट नीचे है डेल्टा ओ, इससे 3/5 डेल्टा ओ यूनिट ज़्यादा है। आप यहाँ से समझ लो, आपको अगर 2/5 और 3/5 नहीं समझ में, जैसे मान लीजिए ये डिफरेंस दोनों का 100 है, राइट। तो अब देखिए 60 इक्वल कितना हो जाएगा? 3 टोटल 1 2 3 4 5 है, तो 3/5 × 100 कितना होता है? 60। 2/5 × 100 कितना होगा? 40। ये देखिए ये डिफरेंस 40 है, ये डिफरेंस 60 है। क्लियर है?
तो चलिए आप ये नोट कर लें जल्दी से। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होता है। आई होप आपने नोट कर लिया हो। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो बैरियर सेंटर के बारे में याद रखें कि ये दिस इज एवरेज एनर्जी, इन दोनों का ही एवरेज एनर्जी है। आप इन दोनों का वेटेड एवरेज लोगे तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब चलिए आगे की बात करते हैं ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है। आप ये थोड़ा समझने का ट्राई करें। स्क्वायर प्लेनर मतलब एक मेटल है और 6 लिगेंड्स है, सॉरी मेरा 4 लिगेंड्स हो गए। क्लियर है, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड का जो स्प्लिटिंग पैटर्न है ये कैसे आया, अगर आप ये फील लेना चाहते हो, सोचना चाहते हो, तो फिर से मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप सोचना पड़ेगा, फिर आप डेरिवेशन बहुत ईजी होगा। राइट, अब समझने का ट्राई करना। ये जो मैंने स्प्लिटिंग किया है ये ऑक्टाहेड्रल में किया है, मेटल लिगेंड्स और यहाँ भी लिगेंड्स है 4 और एक ऊपर है एक नीचे है, ऑक्टाहेड्रल बन गया। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाते हैं, आप ऐसे इमेजिन करो, फिर से बोलो, ये जो मैं एजम्पशन लेने वाला हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग पैटर्न जो आया है, जो स्प्लिटिंग पैटर्न आया है वो स्प्लिटिंग पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैं एजम्पशन आपको बता रहा हूँ, सो दैट सोचना आपके लिए बहुत इजी होगा। आपको क्या मानना है कि पहले 6 लिगेंड्स है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म हो गया, आप ऐसे मानो, और ये जो 2 लिगेंड्स हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग, इनको आप रिमूव कर दो। तो अगर आप इनको रिमूव कर दोगे तो फिर जो रिमेनिंग कंपाउंड बनेगा ये क्या होगा, ये रिमेनिंग कंपाउंड होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है इतना? तो चलिए इसमें एजम्पशन लिखिए। एजम्पशन में कि इट इज एज्यूम्ड that first octahedral compound is formed. It is assumed that first octahedral compound is formed, and then 2 ligands from Z axis, and then 2 ligands from Z axis are removed, and then 2 ligands from Z axis are removed. Remaining structure is square planar geometry. Remaining structure is
स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। पहले आप ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान रखें, ये एजम्पशन ध्यान रखें, फिर आपको ड्रॉ करना स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग बहुत इजी होगा। मैंने क्या बोला कि पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, फिर मैंने क्या किया, जेड एक्सिस के अलॉन्ग दो लिगेंड्स को रिमूव कर दिया। अब देखिए ये ड्रॉ करना कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले ये ऑक्टाहेड्रल बन गया, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिगेंड्स को रिमूव कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिगेंड्स को रिमूव करेंगे तो वैसे ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाई करते हैं, जैसे dz स्क्वायर है, dz स्क्वायर का लोब जेड एक्सिस के अलॉन्ग रहता है। अब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ से लिगेंड्स रिमूव कर दूंगा तो जो इस पे रिपल्शन पहले हो रहा था, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा। ये फील करो आप, फिर से बोल रहा हूँ मैं, पहले मैंने ऑक्टाहेड्रल बनाया, स्प्लिटिंग ऐसा हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जेड एक्सिस से लिगेंड्स को रिमूव कर रहा हूँ। अगर मैं जेड एक्सिस से लिगेंड्स को रिमूव करूँगा तो वैसे ऑर्बिटल जिनका लोब जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जैसे dz स्क्वायर है तो इसका लोब जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो अगर इसका लोब जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो अब इस पे रिपल्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज लिगेंड्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल होगा इसका एनर्जी अब इतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे dyz और dxz है, ये दोनों ऑर्बिटल भी, ये yz प्लेन में होता है, ये xz प्लेन में होता है। तो इन दोनों का भी एनर्जी, सिंस जेड एक्सिस से मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ तो इनका एनर्जी इससे भी कम होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया। अब बताओ, 4 लिगेंड्स हैं और ये चारों लिगेंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सबसे मैक्सिमम रिपल्शन किस पे होगा। 5 ऑर्बिटल है मेरे पास, dxy, dxz, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। सबसे ज़्यादा रिपल्शन कौन से ऑर्बिटल पे लगना चाहिए। 4 और लिगेंड्स आ रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, आप बोलो किस पे होना चाहिए। इमेजिन करो, आपका आंसर होना चाहिए dx स्क्वायर वाई स्क्वायर पे रिपल्शन मैक्सिमम होगा, बिकॉज यही ऐसा ऑर्बिटल है जो डायरेक्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फेस करता है। सेकेंड नंबर पे dxy आना चाहिए। dxy भी xy प्लेन में है, लेकिन ये एक्सिस को डायरेक्टली फेस नहीं करता है। लेकिन जो जेड वाले हैं इन पे तो रिपल्शन कम हो रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सबसे मैक्सिमम रिपल्शन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर पे होगा, मीन्स dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का एनर्जी इससे भी ज़्यादा होगा। सबसे मैक्सिमम एनर्जी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का रहेगा। dz स्क्वायर पे तो रिपल्शन डिक्रीज हो रहा है, तो dz स्क्वायर का रिपल्शन कम होगा। dyz dxz से भी रिपल्शन कम हो रहा है, तो dyz और dxz एंड dxz यहाँ पे रहेंगे। dxy और dz स्क्वायर अगर अपन कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं dz स्क्वायर में रिपल्शन बहुत ही कम होता है, बिकॉज जेड एक्सिस से मैं लिगेंड्स रिमूव कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट इतना रिपल्शन कम हो जाता है कि dxy से भी एनर्जी कम होता है dz स्क्वायर का, मीन्स dx स्क्वायर dxy सेकेंड नंबर पे आता है। dxy मीन्स ऐसा स्प्लिटिंग होता है, सबसे मिनिमम एनर्जी dyz, फिर dxz, फिर dz स्क्वायर, फिर dxy, फिर सबसे ज्यादा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ये पॉइंट समझ में आया। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको बोलेंगे डेल्टा sp, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये था डेल्टा O और ये है डेल्टा sp। आप सबको दिख रहा होगा कि डेल्टा sp इज ग्रेटर देन
डेल्टा ओ। क्लियर है क्या? तो इनफैक्ट अगर आप इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो डेल्टा ओ इज 4/3 टाइम्स, नहीं, डेल्टा एस पी इज 4/3 टाइम्स डेल्टा ओ। ये रिलेशन होता है डेल्टा एस पी एंड डेल्टा ओ में। फिर से ये विजुलाइज करना, अगर आप डायरेक्टली सोचें कि 4 लिगेंड्स आ रहे हैं फिर ऐसा स्प्लिटिंग हो रहा है तो इमेजिन करना फिर से डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचें कि पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ फिर स्प्लिटिंग हो रहा है, तब ये इमेजिन करना या फील करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। क्लियर है? तो जल्दी से आप नोट कर लें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स समझने से पहले मैं आपको पहले ये फील करवा दूं टेट्राहेड्रल क्या होता है। टेट्राहेड्रल, आपको ये पहले पॉइंट समझ में आना चाहिए टेट्राहेड्रल थ्योरी में कैसा दिखता है। तो टेट्राहेड्रल कुछ अगर मैं ड्रॉ करूं इसको तो लेट्स से ये कुछ ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। थ्योरी में शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगर मैं बात करूं तो इसमें एज लेंथ देखो, ये एक एज लेंथ ए है, अगर ये लेंथ ए है तो ये भी लेंथ ए होना चाहिए, ये भी लेंथ ए होना चाहिए। अब ऐसे इमेजिन करो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका एज लेंथ ए है और इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसको मैंने कनेक्ट किया, इसका भी लेंथ ए, इसका भी लेंथ ए और इसका भी लेंथ ए है। मतलब आप ऐसे ही एक इमेजिन करो कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बना दिया, फिर इसके ऊपर एक पॉइंट रखो, इन सबको ज्वाइन कर दो, सारे डिस्टेंस सेम होने चाहिए, तो फिर इसको 3D में टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ये पहले आपको फील आना चाहिए। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और इससे एक पॉइंट लो, फिर इन तीनों को कनेक्ट कर दो, मतलब ओवरऑल आप ऐसे समझे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए और सबका एज लेंथ ए होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, फिर ऊपर एक पॉइंट ले लें और इन सबको कनेक्ट कर दें आप यहाँ से। एक ऐसा पॉइंट है जब इन तीनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब ये भी होना चाहिए ए होना चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये 3D में स्ट्रक्चर बनेगा, इसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। पहले आपको ये फील आ गया। अब देखिए टेट्राहेड्रल क्यूब में कैसे इमेजिन करेंगे, थोड़ा समझना। चलिए मैंने क्यूब बनाया, क्यूब का एज लेंथ ए है, लेट्स इमेजिन करो एज लेंथ ए है, तो सबका लेंथ ए होगा। अब ये बताओ कि लेट्स से ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं तो फिर डिस्टेंस कितना हो गया, √2a हो जाएगा, राइट। इस पॉइंट को इस डायगोनल से कनेक्ट कर दूं, इससे कनेक्ट कर दूं, ये भी लेंथ कितना हो जाएगा
√2a हो जाएगा, मीन्स ये लेंथ √2a है तो ये भी लेंथ √2a हो जाएगा। और इसके एंड इसके बीच का डिस्टेंस आप जरा फाइंड करो, 3D में इमेजिन करो कितना होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, 3D में ये और ये डिस्टेंस, अगर इस लेंथ a है, थोड़ा सा मैथ्स आपको आना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये और ये भी आप देखेंगे पीछे वाला जो ये आपको वो दिख रहा होगा सरफेस दिख रहा है, इसका ये डायगोनल है, मीन्स ये भी लेंथ √2a है, मीन्स ये आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा और सबका डिस्टेंस √2a है। अब मैं एक पॉइंट ले लूँ, लेट्स से ये पॉइंट, इसको मैं इसे कनेक्ट कर दूं, ये डिस्टेंस कितना होगा √2a, ये डिस्टेंस कितना होगा, चलो मैं इस काम को ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं सो दैट आपको दिखेगा, डॉट डॉट डॉट, ये डिस्टेंस देखिए आप, यहां से यहां मैंने कनेक्ट किया, ये भी डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये भी होगा √2a, और यहां से मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो ये भी है √2a, मीन्स ये कुछ भले आपको ऐसे फील ना आ रहा हो, ठीक, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैंने ये 1 2 3 पॉइंट लिया, इनसे ट्रायंगल बनाया, एक और पॉइंट लिया, ये भी √2a डिस्टेंस पे, √2a डिस्टेंस पे, √2a डिस्टेंस पे, मीन्स ये कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ भी मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था और एक पॉइंट से तीनों को कनेक्ट किया था, राइट, तो वो टेट्राहेड्रन था, तो ये भी टेट्राहेड्रन फॉर्म करेगा। मतलब हमने क्या सीखा कि आप क्यूब में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट मत लीजिए, मतलब ये इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको फिर नेक्स्ट पॉइंट लो, मतलब एक पॉइंट छोड़ के दूसरा पॉइंट लो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फेस डायगोनल वाले पॉइंट लो, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये पॉइंट, फिर इसके बाद ये दो नहीं लेना है, फिर ये लेना है 1 2 3, अगर आपने ये कनेक्ट कर लिया तो फिर इसको सिलेक्ट नहीं करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना, अल्टरनेट वाला लेते रहना है पॉइंट, मीन्स फेस डायगोनल वाले, अगर आप ये पॉइंट ले लें 4, अगर आप ये 4 पॉइंट ले लें, इनको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये टेट्राहेड्रन फॉर्म करेंगे। आप एक बार इस स्ट्रक्चर को देखिए, थोड़ा सा फील करें, फिर इजी हो जाएगा। फिर से नीट में या फिर जेईई मेंस के लिए उतना फील करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब आपको इतना कॉम्प्लेक्स समझना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन एडवांस में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, मतलब नीट के लिए या फिर जेईई मेंस के लिए मैं आपको डायरेक्ट लास्ट में स्प्लिटिंग का फॉर्मूला दूंगा, ड्रॉ करूंगा, वही आपको रटना है, वो लर्न करना है, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पे देखें यार कि ये जो कॉर्नर है या फिर ये जो दिख रहा है, ये 4 कॉर्नर को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो फिर यहाँ से अगर मैं कनेक्ट करने पे मुझे टेट्राहेड्रन फॉर्म हो रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे जंक्शन क्या है कि आप इस क्यूब के सेंटर पे मेटल को रखें, कहाँ पे रखें, क्यूब के सेंटर पे मेटल को रखें और इन चारों पॉइंट से 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होंगे। फिर से बोलो, क्यूब के सेंटर पे मेटल को रखें, कॉर्नर पे नहीं, क्यूब के सेंटर पे मेटल को रखें एंड इन 4 पॉइंट से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होंगे। तो अगर 4 पॉइंट से लिगेंड अप्रोच करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, क्लियर है। चलिए इसमें जंक्शन लिखिए कि सेंट्रल मेटल, एजम्पशन लिखिए, सेंट्रल मेटल is placed at center of cube. Central metal is placed at center of cube and 4 ligands are approaching from 4 non-adjacent corner and 4 ligands are approaching from 4 non-adjacent corner.
नॉन एडजेसेंट कॉर्नर का मतलब है टोटल यहाँ पे क्यू पे 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर से आया, दूसरा कॉर्नर नहीं है छोड़ के, फिर नेक्स्ट कॉर्नर से आएगा, इस कॉर्नर से आया तो इसका एडजेसेंट कॉर्नर ये है, ये है, ये है, इन तीनों से नहीं आने वाला, इससे आएगा। अब इस कॉर्नर से आ गया तो इससे नहीं आने वाला, इससे नहीं आने वाला, इससे नहीं आने वाला, फिर इस कॉर्नर से आएगा, ये हो गया नॉन एडजेसेंट कॉर्नर। तो 4 ligands are approaching from 4 नॉन एडजेसेंट कॉर्नर। क्लियर है? अब देखिए अपन कैसे स्प्लिटिंग शो करेंगे। मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि ये क्यूब हो गया और सेंटर पे सेंट्रल मेटल है, यहाँ से 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, 1 2 एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट ये हो गया और नॉन एडजेसेंट ये हो गया, यहाँ से आ रहा है। आप इमेजिन करो थोड़ा कि इसके पास 5 d ऑर्बिटल होंगे, राइट, और ये कॉर्नर से लिगेंड्स आ रहे हैं, राइट, कॉर्नर से लिगेंड फेस कर रहा होगा, ध्यान सुनना, कॉर्नर से लिगेंड्स फेस कर रहे होंगे इसको, कॉर्नर से लिगेंड्स फेस कर रहे होंगे इसको, आ रहे होंगे इसके पास। अब मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो अगर कॉर्नर से लिगेंड्स आ रहे होंगे, ठीक ना, कॉर्नर से अगर आप सोचोगे 3D में थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, तो अगर कॉर्नर से लिगेंड्स मेटल के पास आ रहे होंगे तो जो भी ऑर्बिटल एक्सियल होंगे, एक्सियल मतलब एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, वो लिगेंड्स से बहुत दूर होंगे। लेकिन जो रिलेटिवली नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल मतलब ये कुछ ऐसे ही होगा, नॉन एक्सियल मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा। नॉन एक्सियल मतलब ये है यार कि नॉन एक्सियल कहाँ पे होगा, लेट्स से अगर सेंटर पे मेटल है तो एक्स वाई प्लेन में, जैसे डी एक्स वाई की अगर आप बात करोगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा, वो एक्स और वाई के बीच से ऐसे क्रॉस होता है। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल है वो लिगेंड्स के रिलेटिवली पास में है, तो रिपल्शन किस पे ज़्यादा होगा, एक्सियल सेट पे या नॉन एक्सियल सेट पे, तो रिपल्शन ज़्यादा नॉन एक्सियल सेट पे होगा। मीन्स अभी जो स्प्लिटिंग होगा, अगर यहाँ पे आपके पास 5d जनरेट ऑर्बिटल है, तो लेट्स से मेरे पास जो नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल है इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो dxy dyz dxz का एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो एक्सियल वाले हैं ये रिलेटिवली कम रिपल्शन फेस करेंगे, dx² y² dz² में रिलेटिवली कम रिपल्शन होगा। ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसको बोलते हैं डेल्टा टेट्राहेड्रल। क्लियर है? तो अगर आप डेल्टा टेट्राहेड्रल, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर एंड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू डेल्टा sp का होता है, फिर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये हमने देखा था, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से भी कम डेल्टा टेट्राहेड्रल होता है। मतलब ये रिलेशन होता है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इक्वल्स टू या डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये रिलेशन होता है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद ये तो हो गया स्प्लिटिंग, मतलब टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो आज का पार्ट थोड़ा सा समझने का था, कॉन्सेप्ट पे था। तो वैसे जेईई मेंस या फिर नीट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला कन्फिग्रेशन याद रखना है, बाकी एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।